अस्सलामुअलैकुम बेटे। मेरा नाम सैयद ज़ुहैर अहमद है। मैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर में पिछले काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स हो गए हैं, 16-17 साल। बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आप लोग जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर में अब क्या चेंजेस हुए हैं और फिर उसके बाद कितने चैप्टर्स हैं अब आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। और तीसरी बात जो है वो कोर्स से रिलेटेड, मतलब स्टार्ट ऑफ कोर्स करना है या हमें सिलेबस अपना स्टार्ट करना है। ये पहला लेक्चर है आज जिसमें ये बातें होंगी। अच्छा बेटे, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में जैसे कि आपको मालूम है, आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी दो अलग अलग पेपर्स होते हैं। बॉटनी के और ज़ूलॉजी के दो अलग अलग पेपर्स होते हैं आपके। फर्स्ट ईयर में ज़ूलॉजी जो था वो 40 मार्क्स का था और बॉटनी जो था वो 45 मार्क्स का था। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में आने के बाद ये जो स्कीम है बेटे मार्क्स की, ये रिवर्स हो गई है। रिवर्स हो गई है से मतलब अब जो ज़ूलॉजी है वो 45 मार्क्स की है और अब जो है वो बॉटनी वो 40 मार्क्स की है। यानी कि मार्किंग स्कीम जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं जैसे फर्स्ट ईयर में थी। वो आपको मालूम है कि ज़ूलॉजी में किस तरह से क्या पैटर्न था और बॉटनी में किस तरह से क्या पैटर्न था, किस तरह से सवाल आते थे और क्या मार्क्स थे। तो इसकी डिटेल में नहीं जाते फर्दर। अब बाकी की दूसरी बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने थे, 14। अब सेकेंड ईयर में आने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं बेटे, 13। यानी कि एक चैप्टर जो है वो लेस हो गया आपका। तो एक चेंज ये भी आया सेकेंड ईयर बायोलॉजी में कि एक चैप्टर कम है। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो डिटेल चैप्टर हमारे बढ़ गए हैं। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ 3 चैप्टर्स थे जो डिस्क्रिप्टिव थे या नंबर ऑफ टॉपिक जिसमें ज़्यादा थे, चैप्टर 9, 10 और 14। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, मतलब स्टार्टिंग के 5 चैप्टर डिस्क्रिप्टिव हैं, उसमें नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं तो डिटेल हो गई ज़्यादा। तो एक चैप्टर तो कम किया लेकिन डिटेल बढ़ा दी। अब तीसरी बात, हमारे पास जो 13 चैप्टर हैं उनकी डिवीज़न क्या है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, यानी कि शुरू के जो 5 चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों चैप्टर्स बेटे कंबाइंड चैप्टर्स हैं। और आपको मालूम है कि कंबाइंड चैप्टर से मतलब ये है कि इसमें ज़ूलॉजी के टॉपिक भी हैं और इसमें बॉटनी के टॉपिक भी हैं। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो कौन सा ज़ूलॉजी का है और कौन सा टॉपिक बॉटनी का है, ताकि आपको पेपर के वक्त आसानी हो जाए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 11 और 12, ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर किस चीज़ के हैं, बॉटनी के हैं। यानी कि ये इंटायरली बॉटनी के चैप्टर हैं। इसमें जितने टॉपिक हैं वो सब के सब बॉटनी के पेपर में आएंगे, कोई ज़ूलॉजी का टॉपिक नहीं है इन चैप्टर्स में। और आखिर में चैप्टर 9, 10 और 13, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये इंटायरली ज़ूलॉजी के हैं, इसमें कोई बॉटनी का टॉपिक नहीं है। तो ये तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर्स बता दी कि कौन कौन से चैप्टर कंबाइन हैं, कौन से चैप्टर बॉटनी के हैं, कौन से चैप्टर ज़ूलॉजी के हैं। अब तीसरी बात बेटे, कोर्स की बात जो हमें स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा होम्योस्टेसिस। चैप्टर नंबर 1 है हमारा होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस लिखा हुआ है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1 का भी यही नाम है और टॉपिक भी जो हम शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का भी यही नाम है, होम्योस्टेसिस। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने। होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को। होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को इन रिलेशन टू हार्श
फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये डेफिनेशन थी बेटे इसकी। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिलेशन टू हार्श फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इस बात से मतलब क्या है अगर समझ में नहीं आया तो, इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। मतलब हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से। अब सेल्स की सराउंडिंग की जो जगह है, जो सेल्स को सराउंड कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट। चाहे प्लांट के सेल्स हों चाहे एनिमल्स के सेल्स हों। और मेंटेन करने से मुराद ये है कि जो भी चीज़ें प्लांट को या एनिमल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड हैं, उन चीज़ों के लेवल के मेंटेन कराने को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हम हो या प्लांट हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको किस चीज़ का सामना है? क्या चीज़ मुस्तकिल बदलती रहती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है हमारी। टेम्परेचर कम होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ह्यूमिडिटी का लेवल कम होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो वो एक्सटर्नल कंडीशन असरअंदाज होती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर जो भी सब्सटेंसेज हैं उनके लेवल को मेंटेन कराना पड़ता है, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब अगर आप ये पूछें कि सर क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को मेंटेन कराना है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी। ये तमाम चीज़ें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे वैल्यूज़ में लिखी हैं बेटे। वैल्यू याद की जाती हैं, समझी नहीं जाती। फैक्ट्स एंड फिगर्स याद होते हैं, समझते नहीं हैं, उसमें समझने का कुछ नहीं होता। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए कि क्या चीज़ मेंटेन करानी है बॉडी के अंदर, जिसको हम होम्योस्टेसिस कह रहे हैं, और जिस पे असरअंदाज होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं है, मौसम कभी एक जैसे नहीं रहते। तो जैसे ग्लूकोज है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज की वैल्यू चैप्टर नंबर 3 में कि ग्लूकोज की वैल्यू 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। ये बॉडी की एक फिक्स स्टेट है, इतनी ग्लूकोज हर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में होनी चाहिए, 90 मिलीग्राम। अब वो अलग बात है कि हमें मालूम है इसके अलावा आउट ऑफ बुक बात करें कि ग्लूकोज का लेवल रैंडम में कुछ और होता है, फास्टिंग में कुछ और होता है, और रेंज में होता है। यहाँ हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ग्लूकोज का लेवल 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। अगर इसका लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा तो ये डिस्टर्बेंस होगी। तो इतना लेवल ही मेंटेन कराने को हम क्या कहेंगे? बॉडी जो मेंटेन कराएगी, इतना मेंटेन करा के रखेगी, यानी कि 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ग्लूकोज का लेवल बॉडी मेंटेन करा के रखेगी। इसको हम क्या कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है? होम्योस्टेसिस कर रही है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है? 200 मिलीग्राम। टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है? 200 मिलीग्राम। ये होना चाहिए। इतना कोलेस्ट्रॉल के लेवल के मेंटेन कराने को हम क्या कहेंगे? क्या कर रही है बॉडी? होम्योस्टेसिस कर रही है। इसी तरह से कैल्शियम 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम, सोडियम 136 से लेके 140, ये यूनिट है बेटे, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम 3.6 से लेके 5.2। वाटर कितना होना चाहिए हर सेल में? 70%। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉडी का? ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, ये तमाम इंसानों की वैल्यूज़ हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में? 98.6 विच इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ये तमाम चीज़ें जो मैंने वैल्यूज़ लिखी, इन तमाम चीज़ों को इन्हीं वैल्यूज़ या इन्हीं के रेंज के अंदर रखने को हम कहते क्या हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। यानी कि बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं उनके अमाउंट को, जो उनका अमाउंट फिक्स है पहले से, उन अमाउंट में फिक्स रखने को, चीज़ों को या एक रेंज के अंदर मेंटेन कराने को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन थी। अब दूसरी डेफिनेशन, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो के मायने क्या होते हैं बेटे? हीट। थर्मो मायने हीट। रेगुलेशन के मायने क्या होते हैं? मेंटेन कराना, रेगुलेट करना। थर्मो रेगुलेशन के मायने हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर,
किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर जो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो रहा होता है एक सर्टेन रेंज के अंदर, इस चीज़ को बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6, तो इसके एक नैरो रेंज में इतना ही रखना इसको थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स को, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस को, वो तमाम चीज़ों का रिमूवल जिन चीज़ों की ज़रूरत बॉडी को नहीं है, उन तमाम चीज़ों के रिमूवल को या बॉडी से बाहर निकाल देने को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब कोई चीज़ है आपकी बॉडी में, जितनी बॉडी ने इस्तेमाल करी वो करी, जो चीज़ बच गई बॉडी में इजाफी है या ज़्यादा है, बॉडी क्या करती है उसके साथ, बॉडी इसको बाहर निकाल देती है। इन्हीं चीज़ों के बाहर निकालने को इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ और होती हैं, एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ और होती हैं। इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, एक ही तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होती। प्लांट्स में भी अलग अलग तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और एनिमल्स में भी अलग अलग तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो वो एनिमल अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। अब अगर इसकी बात की जाए, प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट गैसेज हैं। कौन सी गैसेज हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। प्लांट इसको बाहर निकालता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाए प्लांट में तो प्लांट उसको बाहर निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको बाहर निकाल देता है। तो प्लांट में गैसेज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वाटर है। प्लांट हमें मालूम है कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है? सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। तो ये जो पानी, अगर प्लांट के पास इजाफी पानी आ गया तो इस पानी को पौधे बाहर निकाल देते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। और चौथी चीज़ क्या है प्लांट्स के पास? आयंस। अगर प्लांट के पास आयंस की क्वांटिटी, मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए जितनी उनको ज़रूरत नहीं है, तो उन आयंस को भी पौधे बाहर निकालेंगे। तो ये चार चीज़ें जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड आयन, इन चीज़ों को पौधे अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स की। सिमिलरली एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के अंदर भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। एनिमल की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स से मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें नाइट्रोजन है, और हमें मालूम है नाइट्रोजन जो है वो हार्मफुल है एक सर्टेन लिमिट के बाद। अब ये जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन कौन से नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज हैं? उसमें देखो मैंने 3 नाम लिखे हैं यहाँ पर। अमोनिया, ये अमोनिया है, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो बेटे यहाँ तक जो हमने बात करी वो एनिमल्स की वेस्ट प्रोडक्ट की बात करी। लेक्चर नंबर 1 में, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया कि पैटर्न क्या है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने सिर्फ 3 डेफिनेशंस करी हैं, ज़्यादा कोई काम नहीं किया। होम्योस्टेसिस, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। मुझे उम्मीद है बेटे आपके समझ में आया होगा। जो भी अब रिमेनिंग टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।